दरवाजे की बेल की आवाज़ सुनकर औरव अपनी पत्नी से बोला, देखो गेट पर कौन है। पत्नी गेट पर गई और होल से आंख सटाकर देखा, फिर बिना गेट खोले ही वापस आ गई। आकर अपने पति से बोली, तुम्हारी माँ जी हैं और साथ में तुम्हारी दादी को भी यहीं ले आई हैं। औरव बोला, दादी को क्यों ले आई? वो तो गांव में ताऊ जी के पास रह रही थी ना। पत्नी बोली, बुढ़िया पगला गई है, खुद के रहने का ठिकाना नहीं और साथ में बीमार अपनी सास को ले आई। कौन करेगा इनकी सेवा देखभाल। दरवाजे की बेल अभी भी बज रही थी। आवाज़ सुनकर औरव का बड़ा भाई अर्जुन भी आ गया। बोला, दरवाजे की बेल बज रही है, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रही क्या? औरव बोला, भैया माँ गांव से लौट आई हैं, साथ में दादी भी हैं, अब तो उनके लिए 2 कमरे खाली करने पड़ेंगे। अर्जुन बोला, दोनों एक ही कमरे में रह लेंगी, तेरे पास जो स्टोर रूम है वो दे देना। औरव बोला, स्टोर रूम में 2 खटिया नहीं आ पाएंगी, माँ का कमरा आपके हिस्से में आया है, आप वही कमरा उन्हें वापस कर दो, माँ के मरने के बाद उसे वापस ले लेना। दरवाजे की बेल अभी भी बजे जा रही थी। अर्जुन बोला, तू क्या चाहता है? दोनों का खर्चा मैं अकेला उठाऊं? शोर सुनकर अर्जुन की पत्नी भी वहां आ गई थी। बोली, कब से दरवाजे की बेल बज रही है, कोई दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? कौन है बाहर, कोई भिखारी है क्या? अर्जुन अपनी पत्नी से बोला, जा गेट खोल दे, बाहर तुम्हारी सास और दादी सास खड़ी हैं। बड़ी बहू ने गेट खोला तो विशाखा जी अपनी सास के साथ खड़ी थीं। बोली, बहू गेट खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी, कब से घंटी बजाए जा रही हूँ। बड़ी बहू बोली, माँ जी खाना खाने के बाद आंख लग गई थी। विशाखा जी जब सास के साथ अंदर आई तो देखा दोनों बेटे हॉल में बैठे थे, छोटी बहू भी उनके पास खड़ी है। विशाखा जी को कुछ माजरा समझ में नहीं आया। पहले उन्होंने अपनी सास को अपने कमरे में छोड़ा, फिर वापस आकर बोली, तुम सब यहीं हॉल में बैठे थे तो फिर गेट क्यों नहीं खोला? तो छोटी बहू बोली, गेट कैसे खोलते माँ जी, आपने तो हमें टेंशन में डाल दिया। घर में वैसे ही कमरों की कमी है और आप दादी जी को भी यहाँ ले आई हैं। फिर विशाखा जी बोली, कमरों की कमी कहाँ है बहू, घर में 6 कमरे हैं, एक में तुम रहती हो और दूसरे में बड़ी बहू रहती है, एक कमरे में तुम दोनों के बच्चे रहते हैं, एक गेस्ट रूम के काम आता है, बाकी 2 कमरे तो खाली ही हैं। वैसे भी माँ जी को मैं अपने कमरे में ही रख लूँगी, इसलिए एक कमरा तो फिर भी खाली ही रह गया। अर्जुन बोला, वो बात ये है माँ की हमने घर का बंटवारा कर लिया है। विशाखा जी बोली, तुम्हारे पिताजी को गुजरे 3 महीने भी नहीं हुए हैं और तुमने घर बांट लिया। खैर बांट लिया ठीक है, आदमी भी तो हम उतने ही हैं, कमरे कम कैसे पड़ेंगे? औरव बोला, दोनों के हिस्से में 3-3 कमरे आए हैं। माँ, एक कमरा तो हम पति पत्नी को चाहिए, एक मेरे बच्चों को चाहिए और एक कमरा मुझे गेस्ट रूम के लिए चाहिए। विशाखा जी बोली, ऐसा करो बेटा, दोनों भाई गेस्ट रूम एक ही रख लो, तुम्हारी पत्नियां भी आपस में बहनें ही हैं, इसलिए दोनों के गेस्ट भी एक ही हैं, 2 गेस्ट रूम की क्या ज़रूरत है? अर्जुन बोला, माँ आप स्टोर रूम में रह लो, यहाँ ज़मीन पर गद्दे बिछा देंगे। माँ बोली, स्टोर रूम बहुत छोटा है बेटा और उसमें कोई खिड़की भी नहीं है, घुटन होगी, मैं तो अपने कमरे में ही रहूँगी। फिर विशाखा जी अपने कमरे में आ गईं। दादी सास का छोटा बेटा यानी विशाखा जी के पति चल बसे थे तो बेटे के निधन से दुखी होकर सास
बीमार पड़ गई थीं। विशाखा जी अपनी सास को बहुत चाहती थीं, इसीलिए सास की देखभाल करने के लिए ही गांव गई थीं। 1 महीने बाद जब वापस लौटी तो सास को भी अपने साथ ले आई थीं, क्योंकि उन्हें अपनी देवरानी पर भी पूरा भरोसा नहीं था कि वो सास की ढंग से देखभाल करेंगी भी या नहीं। मगर घर का वातावरण देखकर वो डर गई थीं। आज पहली बार उन्हें खुद के बेटे पराये से लग रहे थे। विशाखा जी ने अपना कमरा देखा। अभी तक उनका सामान वैसा का वैसा ही रखा हुआ था। दीवार पर पति की फोटो अभी भी लगी हुई थी। फोटो मुस्कुरा रही थी। वो फोटो के सामने खड़ी होकर धीरे से बोली, आज तो आपके बेटे मुझे अजनबी से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पराये के घर में आ गई हूँ। रात को देर तक विशाखा जी खाने का इंतज़ार करती रहीं, मगर 9 बजे तक खाना नहीं आया तो वो उठकर रसोई में गईं। तो वहाँ जाकर देखा दोनों बहुओं ने रसोई को भी 2 हिस्सों में बांट लिया था। 2 गेट निकाल लिए थे। विशाखा जी बोलीं, बहू अभी तक मेरे कमरे में खाना नहीं भिजवाया। मैंने तेरी दादी सास के लिए खिचड़ी बनाने के लिए भी आवाज़ लगाई थी। खिचड़ी बनाई क्या? छोटी बहू बोली, माँ जी मेरा 6ठा महीना चल रहा है, रोटियां बनानी ही मुश्किल है। आप दीदी से पूछ लो खिचड़ी बनाई है क्या? बड़ी बहू बोली, खिचड़ी तो मैंने भी नहीं बनाई, आप खुद ही बना लो। आप ही उस बुढ़िया को यहाँ उठाकर लाई हो। विशाखा जी को गुस्सा आ गया। वो बोली, जुबान संभाल कर बात करो बड़ी बहू। वो मेरी सास हैं, मेरी माँ से भी बढ़कर हैं। उनके लिए कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी बहू बोली, उस बुढ़िया के बारे में कुछ बोलूँगी तो क्या कर लोगी? अब यहाँ आपकी ही रोटियों का ठिकाना नहीं है और आप एक और बोझ उठा लाईं। आंखें मत दिखाओ माँ जी, अब आपके दिन गए। कहती हुई बड़ी बहू रसोई का दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चली गई। फिर छोटी बहू ने भी वही किया जो बड़ी बहू ने किया। उसने भी अपनी रसोई का दरवाज़ा बंद कर दिया और वो भी अपने कमरे में चली गई। ये सब देखकर विशाखा जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो वहीं आंगन में बैठ गईं। आंखों में आंसू भरे थे। वो वापस अपने कमरे में गईं। फिर गांव से जो टिफ़िन बनाकर लाई थीं उसे खोला। अभी रोटियां और सब्जी खाने की स्थिति में थीं। विशाखा जी बाहर गईं। घर के सामने दुकान थी, वहां से 2 पैकेट दूध खरीदा। फिर वापस आकर दूध में रोटियां भिगोकर सास को चम्मच से खिलाने लगीं। पहला निवाला मुंह में जाते ही सास ने कहा, दोनों बेटे और बहू हाथ से निकल गए। विशाखा जी की सास को 90 साल हो गए थे दुनिया देखते हुए। उन्होंने अपने अनुभव से ही जान लिया था कि मामला खराब है। विशाखा जी बोलीं, ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, आप बेवजह ही शक कर रही हो। सास बोलीं, बेटा जब उन्होंने हमें गेट पर ही इतनी देर खड़ा रखा था तभी मैं समझ गई थी। फिर अंदर आई तो मेरे दोनों पोतों ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, जिनका पूरा बचपन मेरी गोदी में गुजरा था। वो दोनों तो ऐसे खड़े थे जैसे मुझे पहचानते ही नहीं। मैं तभी समझ गई थी कि ये पराये हो गए हैं। मुझे सुबह वापस गांव ले चल बेटा, ये शहर की हवा ठीक नहीं है। विशाखा जी की आंखें भर आईं। बोली, पता नहीं मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई। माँ जी, सास बोली, कमी तेरी परवरिश में नहीं है बहू, कमी शहर की हवा में है। तू अपना मन खराब मत कर, तू तो बहुत अच्छी है रे। कहते हुए सास
बहू के सर पर हाथ फेरने लगीं। थोड़ा अपनापन मिला तो विशाखा जी की आंखों से आंसू टपक टपक कर बहने लगे। रात को आकर बेटों ने ये भी नहीं पूछा कि माँ तुमने खाना खाया या नहीं। सुबह चाय बनी तब भी उन्हें माँ और दादी की याद नहीं आई। सुबह 8 बजे के आसपास बड़ी बहू आकर बोली, माँ जी घर के बाहर ऑटो खड़ा है, आपके बेटे आपको वापस गांव भेजना चाहते हैं, इसलिए अपना सामान उठाइए और यहाँ से चलती बनिए। विशाखा जी कुछ न बोलीं। शायद उन्हें पहले से ही आभास था कि ऐसा ही कुछ होगा। वो बाहर आकर बेटों से बोली, बेटा गांव में मेरे रहने खाने का खर्चा कौन देगा, ये भी बता दो। तभी बड़ा बेटा बोला, माँ आपके खाते में अभी भी 4 लाख रुपए पड़े हैं। माँ आपको खर्चे की क्या ज़रूरत है, इस घर में आप हमेशा से ही हुक्म चलाती आ रही हैं, मगर अब आपकी बहुओं को ये सब अच्छा नहीं लगता। आप यहाँ रहोगी तो बेवजह कलह होगी। गांव में हमारे 4 कमरे हैं, वहाँ आराम से अपना बुढ़ापा काटो। तभी विशाखा जी बोलीं, अब ये घर छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगी। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो तुम लोग जाओगे। तुम क्या समझते हो, ये घर तुम्हारे पिताजी के नाम है। जब उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा था तभी वो समझ गए थे और मुझसे बोले थे, विशाखा हमारी औलाद हाथ से निकल चुकी है, अब मेरा कोई भरोसा नहीं है, कब बुलावा आ जाए, इसलिए ये घर मैं तेरे नाम करवा रहा हूँ ताकि भविष्य में तेरे साथ कुछ गलत ना हो। फिर विशाखा जी हाथ में ले रखे फ़ोन को दिखाते हुए बोली, मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, वो अभी आती ही होगी। तुम लोग अभी ये घर खाली करने की तैयारी में लग जाओ। इतना सुनते ही दोनों बेटे और बहुओं की हालत खराब हो गई। छोटी बहू हाथ जोड़ते हुए बोली, माँ जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस हालत में हमें घर से बाहर मत निकाल लो, कुछ तो दया करो। दोनों बेटे भी गिड़गिड़ाने लगे, बोले, माँ ऐसा मत करो, माँ हम बर्बाद हो जाएंगे। तभी विशाखा जी बोली, जब तुम्हें हम बुढ़ियों पर रहम नहीं आ रहा तो मैं तुम लोगों पर क्यों रहम करूं। तुम लोगों में दया संवेदना नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। तुम्हारे दिलों में तो जहर भर गया है। अगर तुम लोगों को यहाँ रख लिया तो वो जहर तुम लोग मुझे पिला दोगे और पोस्टमार्टम भी नहीं होने दोगे मेरा। फिर बेटों ने आनन फानन में उसी शहर में किराए पर घर लिया और अपनी माँ का घर खाली कर गए। अब विशाखा जी उस घर में अपनी सास के साथ रहने लगीं। उन्होंने अपने खर्चे के लिए किराएदार भी रख लिया। अब वो दोनों सास बहू खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वॉइस।